तक हमने सभी सरकारी कर्मचारियों को 7% डीए भी दिया, 70 साल से ऊपर का एरियर भी दिया और बजट में ये भी प्रोविजन किया कि क्लास 4 का हम वो भी देंगे। डीए की किस्तें, कर्मचारियों की जो हमारे जो एरियर्स है, इसी तरह से एक और लाइबिलिटी आप क्रिएट करने बाकी जो क्लास 1 क्लास 2 है 3% डेफर किया, हमने 6 महीने मांगे हैं। आत्मनिर्भरता की जो हमने बात की है, क्या ये सत्य नहीं है कि ओपीएस का सही मायने में जो इम्पैक्ट जो है अभी 2027 के बाद बड़े स्केल पर रिटायरमेंट होगी वो और 2027 के बाद होगी, उसके बाद तो जो है वो एक कदम रखने की। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि ओपीएस बंद नहीं करेंगे, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि आपका 2027 में इतना फर्क पड़ेगा। हम 2027 में भी ओपीएस देंगे, 2029 में भी हम ही ओपीएस देंगे और 2032 में जिनको ओपीएस नहीं लगी होगी उनको भी ओपीएस लगाएंगे। 2032 मोदी में आगे बढ़कर के मैं अगर जाऊंगा, अगर कर्ज का हम जिक्र करें, जितना लेते हैं उससे ज्यादा हमको चुकाना पड़ता है। 2026-27 में ऋण की जो आपकी जो अदायगी जो करनी है, जो चुकता करना है, आपको लगभग मोर देन 13,000 करोड़ रुपीस आपको वापस करना है। और नया उधार जो है, आप जो है क्या होगा, लोन लेंगे 10,000 करोड़ के लगभग लोन लेंगे और उसके बाद फिर भी आपके पास 3,000 करोड़ रुपए का गैप रह जाएगा। उसकी भरपाई कैसे करेंगे, ये भी एक चिंता का विषय है। उसका कोई आपने प्रावधान, उसका जिक्र आपने किया नहीं कि उसका किस तरह से करेंगे। और अध्यक्ष महोदय, मैं बाकी चीजों को लेकर के कहता नहीं, ओपीएस का हमने कभी विरोध नहीं किया, लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि ओपीएस का सही मायने में जो इंपैक्ट जो है अभी 2027 के बाद आएगा, क्योंकि जो रिटायरमेंट का दौर शुरू होगा, बल्क रिटायरमेंट अगर होगी, बड़े स्केल पर रिटायरमेंट होगी, वो 2027 के बाद होगी। उसके बाद तो जो है वो एक कदम रखने की गुंजाइश नहीं रहेगी। आने वाले समय में ऐसी स्थिति पैदा होगी और मुख्यमंत्री जी भी अधिकारियों के बीच में थोड़ा बहुत कह ही रहे हैं, यार रास्ता निकालो, रास्ता निकालो, रास्ता निकालो। क्या हम यूपीएस की तरफ जा सकते हैं? क्या हम फाइनेंशियल लायबिलिटी को ट्रांसफर कर सकते हैं स्टेट की से सेंटर के लिए? ऐसी सारी चीजों को लेकर के बात तो कह रहे हैं, लेकिन आपने राजनीतिक दृष्टि से एक फैसला लेना तो वो लिया आपने, उसका आपको लाभ भी हुआ, आप उस तरफ बैठ गए। मैं उसमें किसी बात को, लोकतंत्र में हमको स्वीकार भी करना चाहिए और हमने हर्ष के साथ स्वीकार किया है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, चिंता का विषय आने वाली जनरेशन के लिए है। जो फाइनेंशियल इंपैक्ट जिस प्रकार सर लोड होगा 2027 के बाद, उसके बाद आने वाली पीढ़ी के लिए नौकरी की सारी चीजें जो है, नौकरी की गुंजाइश तो आपको कहूं कि भी होगी ही नहीं, रहेगी नहीं। सरकारी क्षेत्र में ये स्थिति हमारे सामने आने वाली है, जो हमारी प्रदेश की आर्थिक स्थिति वर्तमान में आपको दिख रही है। इसलिए मैं इन सारी चीज को लेकर के बहुत लंबी बात में मैं जरूर कहना चाहूंगा, लेकिन आपको ऐसे रास्ते अपनाने पड़ेंगे। हालांकि मैं सुझाव देने की सोच रहा था, लेकिन सुझाव देने का कोई अर्थ है नहीं, क्योंकि वो सुनते हैं, पहले तो सुनते नहीं है, लेकिन सुनते हैं तो मानते नहीं है। ऐसा सब लोगों की धारणा आपके बारे में एक मुख्यमंत्री जी बन गई है। इस धारणा से आप कैसे बाहर निकलेंगे, मुझे लगता है कि बहुत कठिन है। अब आपने एक ऐलान कर दिया कि नया ऐलान कर दिया, क्या ऐलान कर दिया कि अब हम जो है डेफरमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या यह सत्य नहीं है कि हम फाइनेंशियल इमरजेंसी के दरवाजे को खटखटा चुके हैं? फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब क्या है? यही है। और अगर आप प्रदेश के किसी के पैसे को काट सकते हैं तो सिर्फ फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू जब होती है तब काट सकते हैं, आर्टिकल 360 के अंतर्गत। और आपको यह मालूम है कि ये डेफरमेंट जो है 50% की, 30% की, 20% की जो की है, क्या ये कानून इसकी अनुमति देगा? अध्यक्ष महोदय, मैं ये उदाहरण देना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश में कोविड के दौरान सैलरी काट दी थी, हाई कोर्ट में सरकार के विरोध में फैसला हुआ कि आप नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट
सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिए नहीं काट सकते हैं। और ऐसी स्थिति कहीं यहां ना बन जाए। आप सिर्फ बहुत चालाकी से, चुस्ती से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक मकसद के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये कर रहे हैं कि आपका वक्त जैसे कैसे निकल जाए। जिस तरह से फाइनेंशियल लायबिलिटी जो पिछली हमारी स्टैंड करती है, जो कर्मचारियों की जो डीए की किस्तें, कर्मचारियों की जो हमारे जो एरियर्स हैं, इसी तरह से एक और लायबिलिटी आप क्रिएट करने जा रहे हैं, जो आने वाले समय में करोड़ों रुपए में होगी। और करोड़ों रुपए में होने के पश्चात आप तो निकल जाएंगे, लेकिन जो आने वाले समय में जो सरकार आएगी उसके लिए भयंकर संकट आप पैदा करके जाएंगे, क्योंकि लोग उनसे मांगेंगे। ये स्थिति होगी। और दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये तभी संभव है जब आप जो है वो आर्टिकल 360 के अंतर्गत जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू करते हैं, तब जाकर के आप वो कर नहीं रहे हैं। लेकिन आप पैसे का डेफरमेंट करने का जो ऐलान आपने कर दिया है और आपने बजट में कर दिया है, मैं इस पर कोई व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, अपने दल की ओर से भी टिप्पणी, हम पूरा सहयोग देने के लिए उसमें तैयार हैं। लेकिन कानूनी तौर पर हम नहीं, जो बाकी जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, जिनकी सैलरी आप काटेंगे, क्या वो आपकी बात से सहमत हैं? इस बात को भी सोचने की आवश्यकता है। डेफरमेंट है तो डेफरमेंट तो मोर और लेस वही है, पैसा नहीं मिलेगा। 6 महीने के लिए आप डेफर करेंगे, फिर उसके बाद 6 महीने के बाद सुख जी का दूसरा चरण आ जाएगा। चरणबद्ध तरीके से फिर बोलेंगे जी अगले 6 महीने के लिए डेफर करते, फिर अगला चरण आएगा 6 महीने के लिए। आपका कार्यकाल तो आप पूरा होकर के आप निपट जाएंगे, आप तो निकल जाएंगे। लेकिन जो है आने वाली सरकार के लिए भयंकर संकट आप पैदा करके जाएंगे। ये आप, मैं लास्ट में बोल रहा हूं ना, और आपने भाग नहीं जाना जब मैं रिप्लाई दूं, भाग जाते ही। माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने आंकड़े अगर इन्होंने पढ़े, अगर ये अपने वित्त मंत्री होने के नाते अपने समय में पढ़ते तो अच्छा होता, तो प्रदेश की स्थिति जो होती उस समय से सुधरनी स्टार्ट हो जाती। एक तो लोन का आंकड़ा इन्होंने गलत पकड़ दिया। वित्तीय वर्ष में 2023-22-23 का इन्होंने लोन का आंकड़ा पड़ा 76,774 करोड़ थे वित्तीय वर्ष 2023 में। ये करेक्शन कर लेना। और मैं तभी कहा, जिन्होंने इनको आंकड़े लिख के दी ना, मैं आपको इसलिए आपने बेचारा, मैं आप पर मैं देखो, मैं आपके सहानुभूति पूर्वक आप के साथ हूं। अगर सही मायने में आपने ना ये जो आंकड़े अभी पढ़ रहे थे, वित्त वर्ष, आरडीजी, ये प्रदेश के इतने बुरे हाल ना होते। हमने तो आपको सही दिया। वित्त वर्ष 2023-24 में जो भी होते हैं, फाइनेंशियल बजट में लोन की लिमिट तय होती है, और लोन की लिमिट तय के हिसाब से उनकी जो किस्तें थी होती है वो भी देनी पड़ती है। तो इनके समय 76,784 करोड़ रुपया वित्त वर्ष में था। आरडीजी का बोला 30,000 करोड़ रुपए मिली। आरडीजी सर, माननीय अध्यक्ष महोदय, सभा पटल में सबको बताना, हर महीने आरडीजी आती है। कब आती है? आज हर महीने आरडीजी आती है। अभी आ रही है ना 31 मार्च तक आती रही, तो दिसंबर तक तो आरडीजी इनके समय आई। लास्ट के 3 महीने की आरडीजी हमको आई। वो आरडीजी का एक फार्मूला है, जो सेंटर ऑफ स्टेट्स टैक्सेस है, हर महीने आते हैं। आरडीजी हमारी 5-6 तारीख को हर महीने आती थी, तो इन्होंने वो गलत बताया। एक बात इन्होंने ठीक कही कि नहीं, आप आंकड़े आपने जिसने आपको दिए ना, उस बेचारे ने आपको पूरा डिटेल में समझाया नहीं। आप जल्दी में होने तो जल्दी करते आप काम। तीसरी बात कि डॉक्टर ये मनमोहन सिंह जी के समय इतनी आरडीजी आई, 1952 से हमें आरडीजी आई। 1952 में बजट का क्या साइज था, पूरे आंकड़े दिए। इन्फ्लेशन क्या थे, 2000 में क्या था, वो सारी चीजों में जाकर इन्होंने आंकड़े दिए। अच्छा किया पढ़ लिए इन्होंने, अच्छा किया पढ़ लिया। बाकी बातों का सारे मैं जवाब दूंगा। कुछ एक बातें बड़ी जरूरी है जो इनको अभी करेक्ट करनी, ठीक है। फिर बोला जी मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और 87,000 करोड़ रुपया आरडीजी आई।
87 अच्छी बात है। 14 फाइनेंस कमीशन ने 40,000 दी, 15 फाइनेंस कमीशन ने 37 और 11,000 एक एक्स्ट्रा आरडीजी दी। बहुत अच्छी बात कही आपने। आरडीजी क्यों मिलती है? आर्टिकल 271/1 में एक प्रावधान है कि आय और व्यय के बीच के अंतर को पाटने के लिए आरडीजी मिलती है। आपने अपनी राज्य को, जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपने इतना खर्चा किया, और जो खर्चे का आंकड़ा, रोहित जी, जो ये खर्चे का आंकड़ा बता रहे थे, एक मैं तो मान रहा हूं आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया 1,000 करोड़ की, तो बिल्डिंगें हमारे सामने आ गई, मैं तो मान रहा हूं। हमने क्या किया? हमने व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा आगे बढ़े। तीसरी एक बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि अब फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात इन्होंने की है, मैं उस बात को भूल जाऊंगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगती है? जब फाइनेंशियल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो। हमारी व्यवस्था परिवर्तन से फाइनेंशियल की उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हम तो इसी वर्ष आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। आरडीजी 8,000 करोड़ कम होने के बावजूद भी, पिछली बार हमारी आरडीजी सिर्फ 3200 करोड़ थी। 3200 करोड़ के बाद आज तक हमने सभी सरकारी कर्मचारियों को 7% डीए भी दिया, 70 साल से ऊपर का एरियर भी दिया, और बजट में ये भी प्रोविजन किया कि क्लास 4 का हम वो भी देंगे। पर आपने एक अच्छी बात की, मैं कहता हूं कि आपने जो अधिकारियों के, एमएलओ के जो 30% 50% काटे हैं, उसमें एक अच्छी बात आप कह गए। मैं आपकी इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं। क्या बात कह गए? कि हम सारे एमएलए तो देने के लिए तैयार है। आपने तो स्वीकार किया कि सभा पटल के सारे एमएलए देने को तैयार है, आप में से कोई कोर्ट नहीं जाएगा, ये मैं आशा करता हूं। बाकी जो एचओडी है, हेड ऑफ द डायरेक्टरेट की जो एचओडी है, और जो ब्यूरोक्रेसी है, आज आप उनका पक्ष ले रहे हो। वो तो खुद सहमति दे चुके हमारे पास कि हम देंगे। जब आपके पास फोन करके बोल रहे होंगे कि आपने आज ये उठाना है। बाकी जो क्लास 1 क्लास 2 है, 3% डेफर किया हमने, 6 महीने मांगे। आत्मनिर्भरता की जो हमने बात की है, नहीं, आत्मनिर्भरता की जो हमने बात की है वो इस दिशा में बढ़ते हुए कदम है। अगर 3,000 करोड़ रुपया जिसका पिछले साल की आरडीजी कर दी, अगर हमने व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भरता की ओर न बढ़ाते तो आज प्रदेश आर्थिक संकट में होता। प्रदेश आर्थिक संकट में नहीं है, सुधारात्मक रिफॉर्मेटिव वे से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। ये बात आपने कही। एक और मैं कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, बार बार कह रहे हैं कि वो ये जो सेस लगाया, हम इस सेस को अपनी विधवा बहनों को, अपने अनाथ बच्चों को अच्छा जीवन यापन करने के लिए, बहुत अच्छा जीवन यापन करने के लिए खर्च करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये बेचारे, ना तो मेरे से किसी विधवा बहनें मुझसे मिली कि इनके लिए हमारे लिए योजना लाओ, ना ही बेचारे अनाथ बच्चे मिले। ये एक योजना इसलिए लाई गई है कि उनको कानूनी रूप से मजबूत किया जाए, ताकि वो अपने आत्म सम्मान को किसी के पास गिरवी ना रखें। चाहे वो रिश्तेदार होते हैं, चाहे कुछ होते हैं, उनका आत्म सम्मान हिचकिचाहट होती है, चाहे मामा के पास रह रहे, उनका सरकार का आत्म सम्मान होगा। सरकार ही माता, सरकार ही पिता, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का हमने दर्जा दिया है। तो इसलिए आंकड़े में आपको ठीक कर रहा था, इसलिए बीच में मैं बोलना नहीं चाह रहा था। विधवाओं को भी आत्म सम्मान मिले। हाँ, विधवाओं को भी आत्म सम्मान है। ये प्रदेश आत्म सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, अभी भी कह रहे थे। अच्छा, एक बात बहुत अच्छी की आपने, मैं बोलना चाह रहा हूं, मैंने 2 ऑर्डर करने रोबोटिक के, सोलन और आज कहाँ के लिए, सोलन और ये हमीरपुर। नहीं, हमीरपुर तो कर दिया है। नहीं, सोलन और ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के। अगर 16 करोड़ रुपए की आ रही है, मैं आपको इस सदन में बोल रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, 28 करोड़ से भी कम की आएगी तो भी मैं इस सदन में जयराम जी जो बोलेंगे उसके कान उसको ऑर्डर दे देंगे। लेकिन ये बोलने से पहले 25 तारीख को तो उसने कागज देने, आप कब तक देंगे कागज? नहीं तो आपकी दस्तवीर रद्द की जाए। आप कब तक देंगे कागज? कब तक देंगे? चलो, आपने तो ऑफर ही दे दी, दे देंगे तो खरीद लेंगे। तो ठीक है, मैं चाहूंगा, क्योंकि अभी हमने ऑर्डर करने की, हमारे बेचारे कुल्लू में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, सोलन में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, फटाफट दीजिए ताकि है। इसलिए जो आपको सूचना देते हैं पूरे फैक्ट्स पर जाइए, नहीं तो इनकी भी दस्तार रद्द करिए, रखिए कागज। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, ये बात मैं कहना चाहता हूं, एक ने वो कोई पेखू वाला सीबीआई और ईडी अभी तक ढूंढ रही है, बेचारे भीमल नेगी की 1 साल डेथ होगी, कब आएगी ये रिपोर्ट? जो बड़ा हल्ला करते थे। मैं ये कहना चाहता, हमारी सरकार
ईमानदारी से, नैतिकता से, पारदर्शिता से हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। और जो मैं ये भी कहना चाहता हूं, जिन विचारों का जिनका जो हमारा साथ इस समय प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हमारे साथ खड़े हुए, जिनका भी डेफर किया गया है, चाहे 3% किया गया है, 6 महीने के समय के भीतर थोड़ी और परिस्थितियां ठीक होगी। मैं आपको कहना चाहता हूं, हम उन परिस्थितियों के हिसाब से भविष्य में फैसला लेंगे। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि ओपीएससी बंद नहीं करेंगे, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि आपका 2027 में इतना फर्क पड़ेगा। हम 2027 में भी ओपीएस देंगे, 2029 में भी हम ही ओपीएस देंगे, और 2032 में जिनको ओपीएस नहीं लगी होगी उनको भी ओपीएस लगाएंगे 2032 में।